स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोग फ्री कंसेंट का आज 5th पॉइंट पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ये सब कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे मिस्टेक। वैसे तो फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है कि जब एक ही बात पर और एक ही भाव पर सभी सहमत हो जाएं। लेकिन ये चारों केस में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वाइडेबल माना जाता है। लेकिन मिस्टेक में जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वाइड माना जाता है, व्यर्थ होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 20, where both the party to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। हिंदी में पढ़ते हैं, जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में भूल पर है तो ऐसी हालत में सहमति स्वतंत्र नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थिति में ठहराव व्यर्थ होता है। जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा मिस्टेक से संबंधी एग्रीमेंट क्या होगा, तो वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी को कि जहाज़ से मेरा सामान आ रहा है। ये बिजनेसमैन है, इसको बोलता है कि जहाज़ से मेरा सामान आ रहा है। ये जहाज़ है, शिप से आ रहा है, ठीक है। ये शिप से मेरा सामान आ रहा है बोलता है। लेकिन जहाज़ रास्ते में ही डूब जाता है। इस मैटर पे ए को भी पता नहीं है और बी को भी पता नहीं है, ठीक है। जहाज़ रास्ते में डूब गया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए ने बोला था कि मेरा सामान शिप में आ रहा है और सामान आने के बाद ले लेना बोला था। तो मिस्टर बी एग्री हो गया था कि हाँ, जो जहाज़ पानी जहाज़ यहाँ आ जाएगा उसके बाद मैं सामान को ले लूँगा। लेकिन ए को भी पता नहीं है कि इसका जहाज़ डूब गया है और बी को भी पता नहीं है इसका जहाज़ क्या हो गया है, डूब गया है। तो इस जो एग्रीमेंट है ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए को भी पता नहीं है, बी को भी पता नहीं है, क्योंकि उसका शिप डूब गया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मिस्टेक दोनों तरफ से हो रहा है। इसको दो भाग में बांटा गया है। मिस्टेक आर टू टाइप्स, दो भाग में बांटा गया है। पहला मिस्टेक ऑफ लॉ, कानूनी संबंधी गलती, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य संबंधी गलती। मिस्टेक ऑफ लॉ, इसको भी दो भाग में बांटा गया है कानूनी संबंधी गलती को। एक है मिस्टेक बाय इंडियन लॉ और दूसरा है मिस्टेक बाय फॉरेन लॉ। अगर हम लोग इंडियन लॉ में जो दिया है उसके संबंध में अगर मिस्टेक करेंगे तो हमें क्षमा नहीं किया जाएगा, हमें कुछ ना कुछ सज़ा मिल जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर मिस्टेक इन फॉरेन लॉ, अगर फॉरेन लॉ से हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शुरू से ही व्यर्थ माना जाएगा। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ को एक बार पढ़ते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे देश के सामान्य राजनियम का ज्ञान हो। यदि कोई व्यक्ति कानून संबंधी भूल करता है तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो हर एक व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि देश का जो नियम है उसको पालन करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर जो नियम के विरुद्ध अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सज़ा मिलेगा और वो क्षमा पात्र नहीं होगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अगर लॉ का इग्नोर करता है तो उसको कोई माफ़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टेक इन फॉरेन लॉ। यदि मिस्टेक भारत में प्रचलित लॉ के संबंध में है तो मिस्टेक करने वाले को माफ़ नहीं किया जा सकता, अभी पढ़े हैं। लेकिन जब मिस्टेक किसी फॉरेन कंट्री के लॉ के संबंध में हो तो उसका इफेक्ट फैक्ट मिस्टेक के समान ही होगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि अगर मिस्टेक इंडियन लॉ या इंडियन लॉ के संबंध में करते हैं
तो माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मिस्टेक फॉरेन कंट्री के लॉ के संबंध में हो तो इसको शुरू से ही व्यर्थ माना जाएगा। ये फैक्ट मिस्टेक के समान ही होगा। तो फैक्ट मिस्टेक को पढ़ लेते हैं कि फैक्ट मिस्टेक क्या होता है। ये भी दो प्रकार से होता है, एक बायलैटरल मिस्टेक है और दूसरा यूनिलैटरल मिस्टेक है। बायलैटरल मिस्टेक वह होता है जो दोनों तरफ से मिस्टेक होता है, दोनों पार्टी से मिस्टेक होता है, उसको बायलैटरल मिस्टेक बोलते हैं। और जहाँ पे एक ही पार्टी से मिस्टेक होता है उसको यूनिलैटरल मिस्टेक बोलते हैं। बायलैटरल मिस्टेक में तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहता है, लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक्स में कई ठो ऐसे है जिसमें वाइड भी रहता है और ये वाइडेबल भी रहता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बायलैटरल मिस्टेक को पढ़ते हैं, द्विपक्षीय भूल। तो इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक सब्जेक्ट मैटर है और दूसरा है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पहला है सब्जेक्ट मैटर है, दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो सब्जेक्ट मैटर में पहला एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में भूल। विषय वस्तु के संबंध में भूल। अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। फिर जो मैं एग्जांपल बताया था उसी को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। सेम एग्जांपल को मैं रिपीट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ए बी को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मेरा सामान आ रहा है शिप में, ये शिप में आ रहा है इसका सामान। अब यहाँ पे ए को भी पता नहीं है कि इसका शिप डूब चुका है, बी को भी पता नहीं है कि इसका शिप डूब चुका है। मिस्टर ए बोलता है कि सामान आने के बाद ले लेना, बी को भी पता है सामान आएगा तो मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पे जो विषय वस्तु है वो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि ये शिप पहले से ही समुद्र में डूब गया है और ये दोनों को पता नहीं है। तो इस गलती को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की विद्यमानिता के संबंध में भूल। तो यहाँ पे विषय वस्तु मतलब यहाँ जो इसका गुड्स है वो एग्जिस्टेंस नहीं है, डूब गया है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की पहचान के संबंध में भूल। यहाँ पे आइडेंटिटी है, पहचान है, पहचान संबंधी मिस्टेक करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। एग्जिस्टेंस संबंधी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वही वाइड होगा, पहचान संबंधी मिस्टेक करते हैं तो भी वाइड होगा। मिस्टर ए और यहाँ पे है मिस्टर बी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मिस्टर ए के पास 2 शिप है, एक शिप 1 और शिप 2। अब ये मिस्टर बी बोलता है कि मेरे लिए एक शिप आप गुड्स ले आना, और ये शिप का सेम ही नाम रहता है, जैसे इंडिगो का एरोप्लेन है उसका सेम ही नाम रहता है, इंडिगो, एयरजेट, एयरलाइन, वैसे ये शिप का सेम नेम है। एक आने वाला है आपका 1 अगस्त को आने वाला है और एक शिप आने वाला है 15 अगस्त को। लेकिन मिस्टर बी सोच रहा है कि जो शिप आ रहा है 1 अगस्त को उसी वाला सामान को मैं लूँगा, लेकिन मिस्टर ए समझ रहा है कि जो 15 अगस्त को जो शिप आ रहा है उसी
सिप वाले सामान को मैं मिस्टर बी को दूंगा। तो यहाँ पे समझना है कि पहचान क्या हो रहा है। मिस्टर बी सिर्फ बोलता है कि मुझे जो सिप में आ रहा है वो सामान चाहिए, और मिस्टर बी क्या समझता है, जो 1 अगस्त को आ रहा है उसी को लूँगा। लेकिन मिस्टर ए क्या समझता है कि जो 15 अगस्त को आ रहा है ना, उसी शिप में जो मटेरियल आ रहा है उसी को दूंगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि मिस्टर बी सोचता है 1 अगस्त को जो सामान आ रहा है शिप में उसको मैं लूँगा, और मिस्टर ए बोलता है जो 15 अगस्त वाले शिप जो आ रहा है उसको दूंगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के पहचान के संबंध में भूल, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिगार्डिंग टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के स्वत्व के संबंध में भूल। अब टाइटल के बारे में देखते हैं। जब विक्रेता यह समझकर किसी वस्तु को बेचता है कि वह उसका मालिक है, जबकि वह उसका ऑनर नहीं होता, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो। टाइटल मतलब होता है स्वामित्व, विषय वस्तु के, यहाँ पे स्वतत्व मतलब ये स्वामित्व भी हो जाएगा, स्वामित्व के संबंध में भूल। अब वास्तव में वो ऑनर नहीं रहता, लेकिन अपने आप को ऑनर समझता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर एक्स और ये श्रीमान वाई है। अब ये दोनों का घर पास पास है। यहाँ पे मिस्टर एक्स का है और यहाँ पे मिस्टर वाई का है। यहाँ पे छोटा सा ज़मीन बच जाता है। इसको मिस्टर एक्स अपना समझता है, ये मिस्टर वाई का है, अपना समझता है इसको। मिस्टर एक्स को भी पता नहीं है और मिस्टर वाई को भी पता नहीं है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई तू मेरा ज़मीन को ख़रीद ले। मिस्टर वाई बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ख़रीद लूँगा। मिस्टर वाई ने ज़मीन को ख़रीद लिया। उसके जब रजिस्ट्री करने गया तो पता चला ये ज़मीन जो पड़ा है ना, वो मिस्टर वाई के पूर्वज का है। एक खुद की ज़मीन है इसका, और एक खुद की ज़मीन को ख़रीद रहा है। और मिस्टर एक्स को भी पता नहीं है। अब यहाँ पे ज़मीन पड़ा था, वो अपना कब्जा में कर लेता है और मेरा ज़मीन है बोल करके बेच देता है वाई को। जब रजिस्ट्री करने जाते हैं तो मिस्टर वाई के पूर्वज का ज़मीन रहता है। ठीक है, तो इस गलती को स्वामित्व संबंधी गलती कहते हैं। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो शुरू से ही व्यर्थ माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। रिगार्डिंग प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्राइस के संबंध में, विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में भूल। सब्जेक्ट मैटर के प्राइस रिलेटेड मिस्टेक होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? पहला पढ़े हैं एग्जिस्टेंस गुड्स के विद्यमानता के संबंध में, दूसरा आइडेंटिटी उसके पहचान के संबंध में, तीसरा टाइटल स्वामित्व के संबंध में, और चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस के संबंध में। अगर प्राइस के संबंध में भी भूल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी। अब यहाँ पे ए चावल बेचने का प्रस्ताव बी के पास रखता है। अब ये चावल जो 1 क्विंटल चावल का रेट है 5,150 रुपया, 1 क्विंटल चावल का रेट बेच दिया बी को। लेकिन एक गलती से 1 क्विंटल चावल का रेट ये लिख देता है 1,150 रुपये लिख देता है, मिस्टेक हो जाता है उससे। ठीक है,
एक कुंटल चावल का रेट कितना है? 5150, लेकिन गलती से कितना लिख डालता है? 1150। जब बी लेकर के जाता है या उस चावल को प्राप्त करता है तो इसको पता चलता है अरे यार, इस क्वालिटी का चावल 1150 में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रेट चलो अगर कम ज़्यादा हो गया तो 100-200 का आगे पीछे हो सकता है। जो 5150 है वो 4900 हो सकता है, अगर बढ़ेगा तो 5200 करीब हो सकता है, लेकिन इतना कम नहीं हो सकता, है ना। तो इसको इसको 1150 पे विश्वास नहीं होता। और ये भी क्या है, 5150 में ही बेचता है, लेकिन लिखने में गलती कर देता है, वो 1150 रुपये लिखता है। ठीक है, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती क्या करता है मिस्टर ए, एक कुंटल चावल का रेट है 5150 है, लेकिन कितना लिख देता है? 1150। बी को भी यकीन नहीं होता कि 1150 में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इस क्वालिटी का चावल का रेट 5000 के आसपास है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड। तो इसको प्राइस से संबंधित भूल कहते हैं। नेक्स्ट, रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में भूल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की क्वांटिटी रिलेटेड मिस्टेक होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। अब क्वांटिटी में क्या है, इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर क्वांटिटी में भी मिस्टेक करता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। मिस्टर एक्स और ये है आपका मिस्टर वाई है। अब मिस्टर एक्स के पास पाँच हार्स है, 5 घोड़ा है इसके पास। मिस्टर एक्स के पास, चलो 5 इसके पास हार्स ही ले लेते हैं। चलो 5 हार्स है, 5 घोड़ा है, 5 हार्स है। और अब 2 महीना पहले का बात है। 2 महीना पहले इसके पास 3 हार्स था, 3 घोड़ा था 2 महीना पहले, और बाद में 2 घोड़ा और ख़रीदा, तो टोटल कितना घोड़ा हो गया? 5 घोड़ा हो गया। ठीक है, पहले कितना था इसके पास घोड़ा? 3 था 2 मंथ पहले, 3 घोड़ा था। बाद में 2 घोड़ा और ख़रीदा, टोटल कितना घोड़ा हो गया? 5 घोड़ा हो गया, 5 हार्स हो गया। अब मिस्टर वाई क्या बोलता है कि आपके सभी घोड़ा को मुझे दे दो 70,000 में। ठीक है, मिस्टर वाई यहाँ पे क्या समझता है कि 3 ही घोड़ा है, जबकि मिस्टर एक्स समझता है कि ये मेरा 5 घोड़ा का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी देखो, 2 महीना पहले वाई को पता था कि इसके पास मात्र 3 घोड़ा है, बाद में ये 2 घोड़ा और ख़रीद लेता है। अब इसके पास कितना घोड़ा है? टोटल हो गया 5 घोड़ा। अब ये मिस्टर एक्स 70,000 में घोड़ा को बेच दिया मिस्टर वाई को। अब ये मिस्टर वाई क्या समझ रहा है कि मैं 3 घोड़ा को ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि इसको पता नहीं है कि 2 घोड़ा और आ गया है इसके पास। और मिस्टर एक्स क्या समझ रहा है कि मैं 5 घोड़ा को बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ एग्जाम्पल को। मिस्टर एक्स के पास पहले 3 घोड़ा था, बाद में वो 2 घोड़ा और ख़रीदा, टोटल कितना हो गया? 5 घोड़ा। मिस्टर वाई को पता है कि इसके पास मात्र 3 घोड़ा है, ये 5 घोड़ा के बारे में पता नहीं है। तो मिस्टर वाई बोलता है आपका सभी घोड़ा मुझे दे दो। अब इसके पास कितना घोड़ा है? 5 घोड़ा है, अपना सब घोड़ा इसको दे दिया।
और ये क्या समझते हैं मिस्टर वाई कि इसके पास तो 3 ही घोड़ा है, लेकिन इसके पास 5 आ गए हैं 2 महीने बाद और घोड़ा खरीदा। ठीक है, तो ये 5 घोड़े का बातें समझ रहा है, ये 2 घोड़ा का बातें समझ रहा है, सॉरी 3 घोड़ा का बात समझ रहा है। तो यहाँ पे विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में भूल है, यहाँ पे क्वांटिटी के संबंध में भूल है, क्योंकि मिस्टर एक्स अपने आप को समझता है कि मेरे पास 5 घोड़ा है, जबकि मिस्टर वाई को 3 महीने पहले पता था कि इसके पास 3 ही घोड़ा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु के संबंध में भूल है, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के संबंध में भूल। रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु संबंध भूल। अब विषय वस्तु को देखते हैं। सब्जेक्ट वस्तु के गुण क्वालिटी के संबंध में जब बायलैटरल मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड होता है। अब क्वालिटी के संबंध में देखते हैं। जैसे एक्स वाई से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये मिस्टर एक्स है और ये मिसेज वाई है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो एक्स है वाई को सिल्क साड़ी बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई से। अब ये भी समझता है कि मैं सिल्क साड़ी ही बेच रहा हूँ। जैसे अब ये छोटे मोटे व्यापारी लोग जाते हैं, सिल्क है बोल करके उठा करके ले आते हैं, तो मिसेज वाई जो श्रीमती वाई है सिल्क का साड़ी समझ करके खरीद लेती है। इसको भी पता नहीं है ना, लेकिन ये बोलते हैं मुझे प्योर सिल्क का साड़ी चाहिए, मिसेज वाई। अब मिस्टर एक्स प्योर है बोल करके मिसेज वाई को बेच देता है। अब बाद में मिसेज वाई क्लेम करती है ये तो प्योर सिल्क का साड़ी नहीं है, इसमें तो मिक्स्ड है, ये साड़ी मिक्स्ड है, मिक्स्ड साड़ी है, प्योर नहीं है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा, क्योंकि मिसेज वाई को प्योर सिल्क का साड़ी चाहिए और एक सभी प्योर है समझ करके साड़ी को बेच देता है, और बाद में पता चलता है कि ये साड़ी प्योर नहीं है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो इसको क्वालिटी के संबंध में भूल बोलते हैं, और यहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक होना चाहिए, दोनों तरफ से मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि मिस्टर एक्स को बाद में पता चलता है कि ये तो प्योर नहीं है, और ये प्योर का बात करता है, क्योंकि आजकल देखते हो प्योर तो कुछ मिलता ही नहीं, इसमें मिक्स्ड रहता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मिस्टेक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मिस्टेक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन की संभावना संबंधी भूल। ये भी 2 टाइप से होता है, एक लीगल इम्पॉसिबिलिटी है और दूसरा फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। तो लीगल इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि कुछ लीगल मिस्टेक हो जाते हैं और परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, कुछ लीगल मिस्टेक होने से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, वर्क का निष्पादन नहीं कर पाते। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको भी। मिस्टर ए मिस्टर बी को फिट सेल करता है। अब मिस्टर ए ने कि बोला कि मैं पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं 20 मार्च 2020 को मैं गेहूं भिजवा दूंगा, 2 हाईवा या 2 ट्रक भिजवा दूंगा बोलता है। मिस्टर ए क्या बोलते हैं, मिस्टर बी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इन लोग कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2020
20 को किए कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में ये बात हुआ कि 20 मार्च 2020 को आपको 2 गाड़ी फिट मिल जाएगा। लेकिन अब क्या आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो गवर्नमेंट बैन लगा दिया गया है कि कोई भी गाड़ी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई पर बैन लगा देती है, या आने जाने पर गवर्नमेंट जो आने जाने पर कहीं भी आ जा रहे हैं, आने जाने पर बैन लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि ये लीगल पॉसिबिलिटी है, राजनियम के कारण संभावना। ठीक है, ये राजनियम के कारण ये गलती होता है, क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, इतना सब बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार के मिस्टेक को लीगल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा फिजिकल पॉसिबिलिटी, भौतिक संभावना। भौतिक संभावना, फिजिकल पॉसिबिलिटी, इसमें इस कंडीशन के बदले जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाए तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाए, इसी को फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। अब ये सेम उसके ही जैसे एग्जांपल है, उसमें लीगल आ गया, क्योंकि डायरेक्ट लॉ ने बोल दिया है या कानून ने बोल दिया है कि आना जाना सभी तरफ मना है, अगर जो भी आएगा उसको सज़ा मिलेगा, तो वहाँ पे कानून ने बोला था। लेकिन यहाँ पे देखना, ये मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, लेकिन क्या बोला गया है कि अनाज का सामान हम लोग ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो ये मिस्टर एक्स 2 गाड़ी अनाज का कॉन्ट्रैक्ट करता है। दो गाड़ी अनाज का कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन सा डेट है, 25 मार्च 2020 को 2 गाड़ी अनाज का कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 6 अप्रैल 2020 को पहुंचने वाला रहता है। लेकिन कुछ कारणवश जितना भी गाड़ी वाला है, अनाज वाला है, हाईवा वाला है, सब हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल कर दिया जाता है। वैसे तो जो भी कोरोना वायरस बीमारी फैला है, लेकिन अनाज के लिए छूट है, तो अनाज के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 25 मार्च को कि 6 अप्रैल को रायपुर में 2 गाड़ी अनाज आएगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो गाड़ी वाले ने हड़ताल कर दिया। अब ये हड़ताल की वजह से नहीं आया, वहाँ पे लीगल में क्या था, वहाँ पे कानून ने ही डायरेक्ट रोक दिया था। यहाँ पे हड़ताल हो रहा है, फिजिकल पॉसिबिलिटी हो रहा है, भौतिक संभावना हो रहा है, इस कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अंतर में समझ में आया होगा। लीगल में डायरेक्ट कानून मना कर देता है, फिजिकल में क्या होता है, भौतिक रूप से कार्य नहीं कर पाते। जैसे 25 मार्च को आना था अनाज, लेकिन 6 अप्रैल को क्या हो गया, हड़ताल हो गया, तो ये माल नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग कल न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्री कंसेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। जो भी डाउट हो उसको आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।